हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल गुड्डू विश्वकर्मा पर। ये हमारा पहला वीडियो है। आपके लिए लाए हैं घर बैठे शिक्षा। आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए या तैयारी करने के लिए किसी भी विषय की क्लास 6 से लेकर 12 तक, कक्षा मतलब 6वीं से लेकर 12वीं तक आपको कहीं नहीं जाना है, केवल अपने घर बैठे हैं। बस केवल मोबाइल आपको यूज करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको जाकर के घर बैठे ही आपको कोचिंग उपलब्ध हो जाएगी। कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये हमारा पहला वीडियो है और जो हमारा पहला वीडियो है जाकर के कक्षा 10वीं के लिए है। विषय आपका गणित है। गणित का वीडियो लाए हम आप लोगों के लिए। उसमें मैं आपको विषय सूची के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो विषय सूची है कि इसमें जाकर के कौन कौन से चैप्टर हैं और इनमें कितना दिन लगेगा। यदि आप चाहें तो आप कितने दिन में जाकर के या कितने महीने में, ठीक है, आप कितने दिन में कौन सा चैप्टर खत्म कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कितना महीने लगेगा आपको पूरी गणित को कवर करने के लिए, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको इस पूरी गणित को खत्म करने के लिए आप ये चैप्टर बाय चैप्टर आपको कौन सा अध्याय कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो आप इस पूरे वीडियो को लाइन से देखते रहें। ठीक है, आपको इसका बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप लाइन से यदि आप पूरे वीडियो को देखते तो आपको बाकायदा पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से कि आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, अध्याय 1 है, उसमें वास्तविक संख्या है। अच्छा, वास्तविक संख्याएं जो हैं वो होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो पहला जैसे ही आपको चैप्टर चालू करूंगा तो आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। वास्तविक संख्याएं तो ठीक है, वास्तविक संख्याओं के पहले आपको क्या पढ़ना है। देखिए, जो हमारी गणित होती है वो चालू होती है क्या, अंकों से। अच्छा, जो अंक होते हैं सबसे पहले उसमें होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन होती है हमारी, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 से लेकर के जो अनंत तक की संख्या है वो प्राकृत संख्या। अच्छा, इसके बाद में हमने क्या किया, इन्हीं संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया और जैसे ही मैंने जीरो को जोड़ा तो ये भी अनंत तक है, इनफिनिटी अनंत तक, तो ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद मान लीजिए परमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होगी, परमेय संख्याएं वे परमेय संख्याएं वो कहलाती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। अंश बटे हर। इसमें भी देखिए कि जाकर के जैसे मान लीजिए हमने 2/3 लिख दिया, ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए कभी इनके साथ को ऐसा मिल जाए कि ऊपर जो संख्या लिखी नीचे 0 लिखा है, उसे हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि उसका मान अनंत हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारी परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या वो कहलाती है जिसे हम p/q, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं पूर्णांकों को। और इसके बाद में जो हर होता है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात q = 0। जो हमारा हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये परमेय संख्या, अपरमेय संख्या होती है। अच्छा, वास्तविक संख्या इसके बाद में आती है। तो वास्तविक संख्याएं कौन है, परमेय अपरमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको सबसे पहले जो वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है, और वास्तविक संख्याओं के बाद में ये जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपका इसमें बहुपद। और बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा पद, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा पद। अब इसमें जाकर के जो बहुपद होते हैं ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, 8 में 9 में, ठीक है, 8 9 में आप सब लोग सब फिर भी नहीं भी पढ़े, तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। जैसे थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। बहुपद एक पदी भी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं। अच्छा, बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, इसके बाद बहुपद के बारे में बताएंगे आपको। फिर जाकर के हम तीसरा चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिनमें चरों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो ऐसे जैसे बोले तो ax + by बराबर c, या अंकों में देखें आप 2x + 5y बराबर 6। देखिए, यहाँ पे जो चर है ना
यहाँ पे x और y है चर, ठीक है। अच्छा, चर क्यों? क्योंकि इनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार से जो समीकरण होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक बोले तो इनमें जो घात है, चरों की घात है वो एक है, इनको रैखिक समीकरण कहेंगे। इसके बाद में चौथा चैप्टर आता है, वो होता है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये था रैखिक, रैखिक क्यों? इसमें चर की घात एक है। इसके बाद में जो द्विघात समीकरण होंगे उसमें क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर इस टाइप का जो समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दो अध्याय में आपने पढ़ा होगा, 2.4 में शायद है, ठीक है। आपको एक कोई समीकरण दे दिया जाता है, मान लीजिए दे दिया आपको, ठीक है, और फिर इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे द्विघात समीकरण, आपने गुणनखंड करना सीखा होगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण। इसके बाद में आता है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 5 में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिनमें अंतर समान होता है। जैसे हमने a प्लस डी, ए डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d समांतर श्रेणी है, जिसे हम कहते हैं एपी इंग्लिश में, ठीक है। एपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अध्याय 6। अध्याय 6 जो है वो त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पढ़ना हमें, ठीक है। त्रिभुज की जो सर्वांग समताएं होती हैं आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। 6 अध्याय में है, 7 में है, 8 में है। ये जो 8 में तो सॉरी चतुर्भुज है, 6 और 7 में जो दिए गए हैं सर्वांग समता के से संबंधित, तो वो क्वेश्चन है वही उसी से संबंधित हमारा त्रिभुज है, ठीक है। अध्याय है इसमें 7 अध्याय। तो 7 अध्याय है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। कक्षा 10वीं की जो मैथ है बहुत ही सरल है, आपने कक्षा 9th यदि अच्छे से पढ़ी है आप पे 10th भी बनेगी। वैसे कोई भैया बहन भी हैं जो जाकर के 9th अच्छे से नहीं भी पढ़े तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ में और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको जो 10वीं की गणित ऐसी बनने लगेगी कि आप भी कहेंगे क्या बात है, ठीक है। चलो, इसके बाद में जो अध्याय 7 है उसमें निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति भी आपने जाकर के यहाँ पे कार्तीय तल पढ़ा होगा। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। ये x है, ये x जैसे y है, y x। इस प्रकार से आपने चतुर्थांशों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ा था, 3 है, 4 भी है, ठीक है। तो उसी से संबंधित सवाल है आपके। इसके बाद में अध्याय 8। अध्याय 8 की बात करें, अध्याय 8 में यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, अच्छा त्रिकोणमिति क्या है? तो देखिए त्रिकोणमिति जो है वो जाकर के अभी आपने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ी है, ठीक है। 8वीं और 9वीं तक कोई त्रिकोणमिति है ही नहीं, ठीक है। बोले तो साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप लोग सुने होंगे। आपके घर में जो बड़े भैया हैं, बड़े दीदी हैं, वो आगे की पढ़ाई कर चुकी, उनके द्वारा सुना होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि कभी आपने पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं। चलो ठीक है, तो आपको अध्याय 8 में पढ़ना है त्रिकोणमिति। अच्छा, जो 9 है उसमें पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब कि इनका हम प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं, त्रिकोणमिति हमें उपयोग कहां होगी, कहां काम आएगी, हमें ये सब चीज देखनी है। चलो, इसके बाद में अध्याय है 10। अध्याय 10 में क्या है? अध्याय 10 में का जो नाम है वो है वृत्त। अब वृत्त के बारे में पढ़ना है, तो वृत्त से संबंधित आपको अध्याय 10 में पढ़ना है। तो एक प्रमेय जैसे आपने 9th में पढ़ी होगी कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ऐसी आपने पढ़ी होगी। यदि नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपको पढ़ा देंगे। इसमें भी मानिए एक वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है, तो वृत्त ए जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा जे बराबर है, ठीक है। ये आपने प्रमेय पढ़ी थी, तो उसी संबंधी कुछ प्रमेय है अध्याय 10 में है। तो वृत्त संबंधी हमें
कुछ प्रमेय पढ़नी है 10 में, सिलेक्टेड प्रमेय है आप, ठीक है। हम आपको 2 या 4 प्रमेय पढ़ा देंगे, या मैक्सिमम मुश्किल से 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चनों में से आपको वार्षिक में पेपर में आएगी ही प्रमेय 3 नंबर की, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। हम खुला चैलेंज देते हैं आपको कि जाकर के आप एक बार उनको पढ़ लें, ठीक है, और आपका 3 नंबर को पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, कोई भी अध्याय मिस नहीं करना है, ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़ें, 2 महीने आपको घर पे आपकी पूरी तैयारी घर बैठे हो जाती है। चलो अध्याय 11 की बात करें, तो अध्याय 11 में रचनाएं, अच्छा इस बार शायद रचनाएं हट गई थी, ठीक है। तो नया ब्लूप्रिंट आएगा उसी के आधार पर हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो जो रचनाएं हैं, ठीक है, तो आपको रचनाएं करनी है, आपको वृत्त बनाना है, वृत्त के बाहर से आपको जीवाएं खींचनी है जो बराबर होंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इससे संबंधित सवाल पढ़ने होंगे। इसके बाद आगे बात करें, जो अगला अध्याय है वो है आपका 12। तो अध्याय 12 में इसमें वृत्तों से संबंधित, वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, जैसे मान लीजिए सपोज ये एक वृत्त है, ठीक है, इसके हमने केंद्र से क्या कर दिया, यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाया, क्या बनाया, चतुर्थांश। देखिए तो इसका एक चौथांश है, ठीक है, चतुर्थांश है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो चाप की लंबाई का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इससे संबंधित आपको कुछ सवाल पढ़ने होंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में आता है अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या है, अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, हमें घन का देखना है, घनाभ का देखना है, ठीक है, और इसके बाद छेदनक का भी क्षेत्रफल है, और इन सबके गोले का क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ। एक कोई भी धातु है, मान लीजिए उसको हमने पिघला करके, ठीक है, किसी और आकार में बना दिया, मान लो आयताकार धातु थी, उसे हमने वृत्ताकार गोले में डाल दिया, तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। इस प्रकार से जो जैसे आपने 9th में क्षेत्रफल पढ़ा होगा, जैसे अध्याय 13 में, तो अध्याय 13 की जो आपकी क्षेत्रफल थी वो जाकर के आपको पढ़ने में मिलेगी। आपको यहाँ पे अध्याय 13 वो भी जैसी थोड़ी कठिनाई आपको अध्याय 13 में आई होगी, ठीक है, थोड़ी सी आपको ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, वो हम आपको पहले से ही करवा देंगे चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप अगला जो चैप्टर है वो है 14, ठीक है। तो इस 14 वाला चैप्टर, उसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है, सांख्यिकी में जैसे आपने कक्षा 7-8 में पढ़ा, 7 में पढ़ा होगा, माध्य 5 अध्याय में, ठीक है, माध्य, माध्यक है और बहुलक, ये 3 ही प्रकार के सवाल आपको पढ़ने हैं। मात्र वैसे तो आपको मैं केवल 3 प्रकार के सवाल बताऊंगा, 3 प्रकार के सवाल यदि आपने सीख लिए तो आपको और ज्यादा सवाल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 प्रकार के हम आपको सवाल पढ़, 2 और कुछ 1-2 और सवाल है ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने 4-5 सवाल ही सीख लिए तो आपका 5 नंबर का क्लियर। इसमें जो बहुलक होता है, बहुलक 5 नंबर का आता ही है, माध्यक आएगा ऊपर, अथवा में जाकर के बहुलक आएगा, तो आपको बहुलक आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेने हैं। और इसके बाद में जो लास्ट अध्याय है उसका वो है 15 अध्याय, उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता 9th में नहीं है, ठीक है, तो जाकर के प्रायिकता आपको पहली बार ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। अच्छा आपने छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि छोटी कक्षाओं में तो प्रायिकताएं हैं, ठीक है, अच्छा लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो आपको जो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रायिकता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से जो लाइन से जो चैप्टर हैं अध्याय 1 से लेकर 15 तक की पूरी की पूरी तैयारी हम आपके लिए हमारे YouTube चैनल गुड्डू विश्वकर्मा पर आपको पूरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, वो आप लोगों के लिए देते रहेंगे। आप लोग घर बैठे कर तैयारी कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आपको कोई भी ना तो मोटिवेट कर सकता है और ना ही आपको पढ़ा सकता है, ठीक है। तो जाकर के सबसे पहले आप खुद डिसाइड करिए कि हाँ हमें पढ़ना है, ठीक है, और नियमित तरीके से आपको 2 घंटे डेली पढ़ाई करनी है,
ठीक है। बाकी जो 22 घंटे बचे आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने लेकिन आपको पढ़ाई से टच में रहना है। ऐसा नहीं कि आप जाकर के पढ़ाई के टच से ही अलग हो गए, फिर आप कहो कि सर अब हमारा मन नहीं लग रहा है। कुछ बच्चों की तो ये भी सोच होती है कि 11th है, चलो ठीक है 11th मैथ्स करेंगे, 12th में ज्यादा मेहनत करेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें स्लो स्लो पढ़ते जाना है, पढ़ाई से हमें दूर नहीं हटना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए अच्छा 10वीं का जो विषय गणित है उसकी हम आपको पूरी तैयारियां कराएंगे। शायद आपको थोड़ा थोड़ा सा हमने आपको बताएंगे चैप्टरों के बारे में, तो आपको अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है कि है क्या चीज। ठीक है, और जैसे ही आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।